सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान वेलफेयर को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। कुछ नहीं होने वाला अपना, कितनी भी टीचर्स बदल लेना, कुछ नहीं होने वाला अपना। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। दोस्तों, क्या केमिस्ट्री देख के आपका यही हाल होता है? तो जरा भी टेंशन मत लो, एकदम सही जगह आए हो। मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहो और देखिए मैं आपका प्रॉब्लम कैसे जड़ से दूर करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। इस चैप्टर का हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटल से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा लस्टर। लस्टर क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी मेटल के ऊपर जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सरफेस शाइनिंग गेन करता है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा शाइनिंग होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। इन सारे मेटल्स के ऊपर क्या है? एक नेचुरल शाइनिंग है और इसी शाइनिंग वाला प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं लस्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक मेलेबिलिटी। एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम किसी मेटल को ठोक ठोक के क्या कर सकते हैं? सीड्स में बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कि सोने के टुकड़े को अगर हम लोग बहुत देर तक ठोके, जैसे कि सोनार करते हैं, तो उसको सीड्स में बदल देते हैं। वैसे ही एल्युमिनियम सीड के साथ भी होता है। वो एल्युमिनियम सीड जिसका आप लोग यूज करते हो फूड पैकिंग के लिए, वो भी दोस्तों मेलेबिलिटी ही एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिस वजह से हम लोग एल्युमिनियम को सीड में बदल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका वजह से हमें ये मौका मिलता है कि हम किसी मेटल को खींच करके वायर्स में बदल पाए। मतलब हम लोग उस पर अगर फोर्स लगाए तो वो क्या होगा? वायर्स में बदल जाएगा। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स इज नॉन एज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का एक प्रॉपर्टी बताऊं दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ। अगर आपने गोल्ड यूज किया है, ठीक है, अब गोल्ड को 1 ग्राम गोल्ड को अगर आप पुल करोगे तो वो इतने पतले थिन वायर में बदल जाएगा कि उसका लंबाई होगा 2 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड को पुल करते हो, ठीक है, सेफ्टी के साथ, उसके लिए भी बहुत सारे कंडीशंस है, लेकिन कोई भी वायर क्या आपको लग रहा है 2 किलोमीटर तक एक्सटेंड होगा? लेकिन नहीं, गोल्ड में वो ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो 1 ग्राम गोल्ड को अगर आप पुल करोगे तो वो 2 किलोमीटर तक एक्सटेंड होगा। और यही है सबसे अच्छा डक्टाइल मेटल। ठीक है, जिस गोल्ड। ओके, बेस्ट कंडक्टर्स। कंडक्टर्स तो आप लोग जानती हैं, वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करे, हीट पास करे। उस केस में हम लोग देख सकते हैं क्या? सिल्वर एंड कॉपर, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, ये हीट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जबकि लेड और मरकरी ये दोनों बैड कंडक्टर्स है, पुअर कंडक्टर्स है। ये दोनों उतना ज्यादा हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं किसी मेटल के सरफेस को स्ट्राइक करूं, पीटू, मारू, हथौड़ा मारू, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा दोस्तों? आप ही बोलिए। एकदम होगा। और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग क्या? सोनोरस। मतलब वो एबिलिटी जिसके वजह से एक मेटल साउंड प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी रखता हो, उसको कहते हैं हम लोग सोनोरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ही देखेंगे, लेकिन नॉन मेटल्स क्या। ठीक है, इसका कुछ ही है, उतना ज्यादा भी है नहीं। पहला टॉपिक नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये सारे के सारे राइट साइड वाले एलिमेंट्स से पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, अच्छा, कुछ नॉन मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि आपको सॉलिड या गैस में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ लिक्विड में भी अवेलेबल है, जैसे कि ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? आप उसको लिक्विड स्टेट में भी गेन कर सकते हो, वो नेचुरली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन बाकी सारे नॉन मेटल्स या तो सॉलिड या तो गैस के फॉर्म में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, आयोडीन एक नॉन मेटल है, आप जानते हो, लेकिन फिर भी उसमें लस्टर है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है? लस्टर है, शाइनिंग सरफेस। ओके, कार्बन जो है, कार्बन एक नॉन मेटल है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म है। कार्बन एक नॉन मेटल है, उसके डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म है, जिसको हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं। और उसी एलोट्रोप्स में क्या है? आपको एक डायमंड देखने को मिलेगा, एक ग्रेफाइट देखने को मिलेगा, एक कंडक्टर, एक नॉन कंडक्टर। समझ रहे हो ना बात को? मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा रूम टेम्परेचर पे। अल्कली मेटल्स, वो पता है वो सॉफ्ट होते हैं। लेफ्ट साइड वाले फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स वो क्या तो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इसको आप ना चाकू से भी काट सकते हो, पता है, वो इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप उसको उंगली से भी तोड़ के 2 पीसेस में ब्रेक कर सकते हो, नाइफ से भी काट सकते हो। लेकिन आप इधर देखिए क्या, ये जितने भी एग्जांपल्स है, ये जितने भी कैटेगरीज मैंने आपको अभी बताए हैं, वो सारे के सारे ठीक नहीं, मतलब सही नहीं है। उसको आप एक ग्रुप में अरेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर किसी में एक्सेप्शन है। तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे किसी मेटल को अरेंज करने जाऊँ तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक्सेप्शन शो कर ही रहा है।
जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम होता है उसको ग्रुप करने में। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की, और उससे पहले हम लोग ये देखेंगे एलिमेंट्स को अगर हम लोग, अभी हमने देखा कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी से तो नहीं होगा सॉल्व, ग्रुपिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम लोग उसको केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ग्रुप करना चालू करें तो क्या पता हो जाए। चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है, अगर हम लोग मेटल को एयर में बर्न करते हैं तो क्या होगा? क्या सारे मेटल्स एक जैसे रिएक्शन देंगे? क्या सारे मेटल एक जैसे प्रॉपर्टी देंगे? चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, सारे के सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अपने अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, कुप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के अपना अपना ऑक्साइड बनाते हैं, सारे के सारे मेटल्स ऑलमोस्ट। इसका इक्वेशन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ओके, एक एग्जांपल जैसे मैंने बोला, कॉपर को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? कुप्रिक ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, दोस्तों आपने ये पिछले चैप्टर में देखा था, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके सारे ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जैसे कि ये दो, ये क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक भी शो करते हैं और बेस भी शो करते हैं, ये दोनों ही शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक फैक्ट बताऊं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो कॉपर से बना हुआ है। उसका कलर पहले ब्राउन था, लेकिन ऑक्सीडेशन की वजह से वो अभी ग्रीन में बदल चुका है। तो आप लोगों ने जो देखा है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ग्रीन कलर का है फिल्मों में, या फिर अगर आप सच में जा कर के देखो तो बहुत अच्छा, वो आपको ग्रीन कलर का दिखता होगा, लेकिन वो है नहीं, वो दरअसल क्या है, कॉपर का ऑक्साइड सब है। such metal oxides which react with both acid as well as base to produce salt and water are known as atmospheric oxides। तो वो सारे मेटल जो कि एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं दोनों के दोनों, उनको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अच्छा, जितने सारे ऑक्साइड्स हैं ना वो सारे के सारे इनसॉल्युबल है वाटर में, पता है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं, जिनको हम लोग एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, एल्कलीज क्या करते हैं, उनके सॉल्ट्स या फिर वो खुद पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेटल ऑक्साइड्स है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स वो पानी में इनसॉल्युबल है। अब ये एक पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी डिफर कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, उसी पे हमारा क्या होता है, कुछ मेटल जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये फायर के साथ विग्लसली क्या करते, रिएक्ट करते हैं, वो तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं फायर के साथ अगर हमने उसको ओपन छोड़ा। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है, केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। जैसे आप सोडियम को देखोगे, उसको हम लोग जनरली केरोसिन में डुबा के रखते हैं। क्यों? अगर हम लोग उसको ओपन एयर में रख दिए तो वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा और ऑक्साइड बन जाएगा, और वो क्या होगा, जल्दी से जल जाएगा। तो कुछ मेटल्स है कि जो कि जलते ही नहीं ऑक्सीजन में, मीन्स अगर हम लोग बाहर में रख दिए, जैसे कि एल्युमिनियम बोल सकते हो, कॉपर बोल सकते हो, लेकिन सोडियम या पोटेशियम वो अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो तुरंत जल जाएंगे। वही अगर मैं बात करूँ रूम टेम्परेचर की, तो कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, वो सब क्या करते हैं, अपने आप को एक कवर बना लेते हैं ऑक्साइड का, थिन लेयर ऑफ कवर बना लेते हैं ऑक्साइड्स में से। जैसे वो क्या होता है, और ऑक्सीजन का कांटेक्ट में आते हैं, और एक बार अगर उनका कवर बन गया तो फिर वो ही कवर क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा फर्दर ऑक्सीडेशन से। ठीक है, आयरन, आयरन को अगर आप लोग हीट करोगे वो जलेगा नहीं, वो बस गर्म होगा, लेकिन अगर आपने आयरन फिलिंग्स को हीट किया, ठीक है, आयरन के छोटे छोटे पीसेस, टुकड़े को अगर आप लोगों ने हीट किया तो वो क्या होगा, उसमें से चिंगारी टाइप निकलेगी, स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, बर्नर के ऊपर क्या होगा, वो स्प्रिंकलर मतलब चिंगारी, फुलझड़ी टाइप को जलने लगेगी लोहे के पीसेस को, लेकिन पूरा का पूरा लोहा नहीं। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर नहीं जलता है, वो एक हॉट मेटल का उसमें बस कोट हो जाता है और वो ब्लैक कलर पे बदल जाता है, जिसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड, ये दोनों एक ऐसे मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाए ना तो फिर भी इनको ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। बाकी मेटल्स पे आपने जैसे देखा, कोई फायर के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, कोई ऑक्साइड बना ले रहा है, ऑक्साइड भी किसी का सोल्यूबल है, किसी का इनसोल्यूबल है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्या, जी हाँ, देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन हियर, सबका एक्सेप्शन है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारा सही नहीं है एक्चुअली, एयर के साथ अगर हम लोग मिक्स कराए तो। लेकिन वही अगर मैं बात करूं, क्या मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? देखते हैं पहला पॉइंट, मेटल्स पे के ऊपर अगर हम लोगों ने
वाटर का ट्रीटमेंट किया तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेंगे, क्योंकि उधर भी यार ऑक्सीजन ही है। साथ ही साथ वो क्या निकालेंगे, और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ये तो आपने चैप्टर नंबर 2 पे देखा ही था। मेटल ऑक्साइड्स that are soluble in water dissolved it to further form metal hydroxide। ठीक है, वो सारे के सारे फिर मेटल हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं। जो आपका मेटल ऑक्साइड बना है उसको अगर आप पानी में डुबाओगे वो तो सॉल्युबल है यार, वो तो क्या बन जाएगा, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन सारे के सारे ऐसा नहीं करते हैं। फिर से एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज, प्योर एक्सक्यूज। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, पर कंडीशन है कि वो वाटर कोल्ड होना चाहिए। कोल्ड वाटर के साथ पोटेशियम और सोडियम क्या होता है, रिएक्ट वॉलेंटली, वो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। बस दो ही मेटल के बारे में बोल रहा हूँ, याद रखना। सोडियम और पोटेशियम की बात करूँ तो वो तो आपने देख लिया, वो वॉलेंट है, और वो क्या है, एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन है। वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट निकालते हैं और उसमें से हाइड्रोजन भी निकलता है, और उस हाइड्रोजन को अगर आप लोग टेस्ट करोगे कैंडल लाइट वाला, तो वो क्या होगा, पॉप साउंड उसमें से निकलेगा, वो क्रैक्स कर जाएंगे हाइड्रोजन एटम, जिसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। कैल्शियम क्या होता है, वो फ्लोट करना चालू करता है वाटर पे। क्यों, जब कैल्शियम हमारे वाटर के साथ मिलता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करना चालू करता है, और उसी गैस की वजह से वो फ्लोट करना चालू करता है। इस पे वो रिएक्टिव तो है लेकिन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेस वायलेंट। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ, वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा, और वो फ्लोट करना चालू करता है। ठीक है, सॉल्यूशन के या फिर कोल्ड वाटर का बोल सकते हो। मैग्नीशियम फ्लोट करेगा वो वाटर पे, क्योंकि उसमें से भी गैस निकलना चालू होता है, जो कि पूरे के पूरे मैग्नीशियम पीस को फ्लोट करा देगा सरफेस पे। वही अगर मैं बात करूं, मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड और हॉट वाटर। ऊपर का अपने सारे मेटल्स देखे, सोडियम हो या पोटेशियम हो या कैल्शियम हो, ये सारे के सारे या तो गर्म पानी या तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये सारे क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो रिएक्ट किसके साथ करते हैं, स्टीम के साथ करते हैं, तभी वो अपना ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। पर कुछ मेटल्स है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जैसे कि इसके पिछले वाले केस पे आपने देखा, एयर के साथ ना सिल्वर ना गोल्ड, दोनों में से कोई रिएक्ट नहीं करता है, और पानी के साथ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या फिर लेड, ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है पानी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, क्या वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स? कुछ तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, बाकी इधर देखते हैं। एसिड और मेटल का जब रिएक्शन होता है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होता है, कब, जब हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। बाकी एसिड पे तो रिलीज होगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, बट नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल के रिएक्ट हम लोग कराएंगे, उन दोनों को रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, क्योंकि इट इज़ बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस वजह से क्या होता है, वो उसको रिएक्ट नहीं करा पाता है एक्चुअली में। ठीक, लेकिन मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीस हो गया, अगर हम लोग उसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी देंगे ना, फिर भी उसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यार ये तो फिर एक्सेप्शन है। पहले मैंने बोला कि एकदम नहीं निकलेगा नाइट्रिक एसिड पे, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नीशियम या मैग्नीज, अगर दोनों को अगर हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी देंगे, फिर भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लॉट्स ऑफ एक्सेप्शन। इसके बाद देखिए, क्या सारे मेटल्स उन्हीं के सॉल्ट्स में डिजॉल्व होंगे, ये रिएक्ट करेंगे, या मेटेलिक सॉल्ट्स पे वो आपस में रिएक्ट करेंगे? हु नोस, चेक करते हैं। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक पे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, उसी को बस कुछ पॉइंट्स हम लोग देखना है। क्या होता है, जो रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जो पावरफुल मेटल है वो लेस पावरफुल मेटल को क्या करेगा, उसी का सॉल्ट, उसी का सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके खुद उधर ऑक्यूपाई कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेटल ए और सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, दोनों का अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ तो क्या करेगा, मेटल ए अपने जगह से हट के उस सॉल्यूशन को एक्वायर कर लेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए,
और मेटल बी जो कि पहले सॉल्यूशन में था वो प्योर स्टेट पे आ जाएगा मेटल बी। ठीक है, लेकिन सारे मेटल इस टाइप के रिएक्टिव नहीं है, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ कम रिएक्टिव है, दे आर नॉट इक्वल। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे मेटल पता है डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स। ये तो आप लोग समझ गए, ये लास्ट 3 क्वेश्चंस में आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे मेटल ना ही ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली कोई रिएक्ट करता है, कुछ कुछ करता है, कुछ कुछ है जो सिर्फ वाटर के साथ करेंगे आइदर कोल्ड या फिर हॉट, कुछ कुछ है जो कि एसिड के साथ करेंगे। सारे के सारे केमिकल रिएक्शन वाइज इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग इसी ऑर्डर पे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में भी किसी भी एलिमेंट को ग्रुप नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो। ठीक है, और फिलहाल अब तक के लिए हम लोग देखते हैं इस पे, जिसका मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बात कर रहा था, रिएक्टिविटी सीरीज की कौन सा मेटल ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा लेस पावरफुल है। एक चार्ट मैं दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इधर आप देख सकते हो मोस्ट रिएक्टिव में है पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, वैसे करके गोल्ड तक आ रहा है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, वो सारे धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं पोटेशियम और सोडियम को आपस में रिएक्ट कराऊँ, ऑब्वियसली वो विग्रसली आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उसमें से हीट निकलेगा। लेकिन वही मैं अगर सिल्वर और गोल्ड को रिएक्ट कराऊँ, उनमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम बिलो आते हैं, पूरे ग्रुप में नीचे में आते हैं। वही अगर मैं एक ऊपर का एक नीचे का रिएक्ट कर रहा हूँ, तो वो भी उतना कुछ असर देगा नहीं। उसमें क्या होगा, पोटेशियम नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, चाहे वो मैग्नीसी हो चाहे वो जिंक ही हो, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रिएक्टिव सीरीज आपको याद नहीं रखना, बस मैंने एक बोला है, अगर आप कुछ याद रखवाओ तो ऊपर के रख लो कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। उसमें से भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोर रिएक्टिव। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। हमने मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी तो देख लिया, अगर अभी मैं मेटल और नॉन मेटल को ही आपस में भिड़ा दूं तो क्या होगा, देखते हैं। चलिए, पहला पॉइंट, अपने नोबेल गैस के बारे में पढ़ा था क्लास 9 में, वो सारे एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट पूरा हो या फिर डुप्लेक्स पूरा हो या फिर 3rd नंबर सेल कुछ भी पूरा हो, उनका मीन्स आउटर मोस्ट सेल अगर कंप्लीट हो, उसमें इक्विवेलेंसी ना हो, तो उसको नोबेल गैस कहते हैं। लेकिन अगर उनमें वैलेंसी है तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेंगे अपना वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और इसी का हम लोग मीन्स आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि उनका एक टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर लूज करने का, जिस वजह से वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने में उनको हेल्प मिले। ठीक है, अभी हम लोग उसी बेसिस पे कुछ मेटल्स को आपस में कंबाइन करने वाले हैं। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ। सोडियम, आप जानते हो उस पर के सेल पे होता है 2 एटम, इनर मोस्ट सेल पे 2 एटम, फिर 8 और फिर 1, क्योंकि उसका 11 है, 1 बच जा रहा है। ठीक है, इस केस पे आप क्या देख सकते हो, लास्ट सेल पे उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन एम सेल से लूज कर दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एल सेल का, और वो एक स्टेबल एटम बन जाएगा, हाँ कि ना। तो अगर उसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से वो स्टेबल बन जाता है, तो मैं उधर Na+ का साइन दे सकता हूँ, Na+ में लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 एटम लूज करने से वो क्या हो जा रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहा है, वो भी नोबेल गैस के कैटेगरी में आ जा रहा है, स्टेबल बन जा रहा है सोडियम। तो मैं सोडियम को डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ये कैटाइन बनेगा एक वैलेंसी के साथ। उसी तरह अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, उस पर क्या है, लास्ट सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, उधर 1 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने को। इस केस में वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बदले अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए ये ज़्यादा सही रहेगा, 7 छोड़ने से 1 लेना अच्छा सही रहेगा। तो जिस वजह से मैं उसको क्या कर सकता हूँ, एनाइन बोल सकता हूँ वैलेंसी 1 के साथ, क्योंकि उसको 1 लेना चाहिए। अच्छा, इन दोनों केसेस में आप देखो, एक एटम है जिसको कि 1 देना है इलेक्ट्रॉन, और एक दूसरा एटम है जिसको कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दूं तो क्या होगा, तो वो ले दे करके आपस में बैलेंस हो जाएगा, जिसको 1 का कमी था उसको 1 मिल गया, जिसको 1 ज़्यादा था उसका ख़त्म हो गया।
तो वो दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबल होकर एक कॉमन कंपाउंड बनाएंगे और इस कॉमन कंपाउंड का नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एटम्स आपस में गिव एंड टेक करके अपना इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर ले और स्टेबल हो जाए, तो उस टाइप का जितना भी कंपाउंड्स बनेगा उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ पर आयनिक कंपाउंड इसीलिए बोलेंगे क्योंकि वो आयन्स थे पहले और कंबाइन होने के बाद वो एक कंपाउंड में बदल गए। तो इस टाइप का हम लोग रिलेशन या फिर वर्क प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इधर से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द आयनिक कंपाउंड्स, तो आप बोल सकते हो एक ऐसा मेथड एलिमेंट्स के लिए जहाँ पर वो गिव एंड टेक रिलेशन के बेसिस पर क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेते हैं ऑक्टेट और स्टेबल हो जाते हैं। उसी को हम लोग आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग इसके बाद के टॉपिक पे ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।